हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और उन्होंने हिस्ट्री पेपर को किसी भी रूप में लिया है, चाहे मेजर, माइनर या एमडीसी, कोई भी रूप में आप लिए होंगे, तो आप देखिएगा आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसको पहले हम दिखा देते हैं कि यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में पढ़ना है, यानी भारतवर्ष की समझ को समझना है कि भारत क्या है, नहीं है, कैसे है, नहीं है, इसका क्या क्या नाम है, उन चीज़ों को यहाँ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए स्रोत पढ़ेंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दोनों चीज पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए भारतवर्ष की समझ, यानी कि भारत के बारे में आपको जानना है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, इसका फैलाव कैसे है, नहीं है, उसके डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का पर्याय, यानी कि भारत जो है, शब्द जो है ना, इसके कितने मतलब हैं, या और भारत को कौन कौन नाम से जाना जाता है, उन चीजों को यहाँ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतरिक्ष और समय की अवधारणा, ये माइनर वाले को नहीं पढ़ना है और ना ही एमडीसी वाले को पढ़ना है, यानी एमडीसी और माइनर ये दोनों ही बच्चे इसको नहीं पढ़िएगा। ठीक है, समय तथा अंतरिक्ष की अवधारणा उनको नहीं पढ़ना, तो वो स्किप कर दीजिएगा, उसको हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं इस वीडियो में तत्काल। और जो मेजर वाले हैं उनके लिए अलग से हम करा देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय साहित्य का गौरव, जिसमें वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद सब कुछ पढ़ना है, जैन और बौद्ध ग्रंथ पढ़ना है। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, माइनर और एमडीसी वाले को खाली समय वाला जो है और जो अंतरिक्ष की अवधारणा है इसको नहीं पढ़ के बाकी सब चीज उनको भी पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि आज का वीडियो इस पर्पज से बनाया गया है कि माइनर हो, एमडीसी हो, सबको जो पढ़ना है यूनिट 1 में, वो कंप्लीट एक जगह आपको मिल जाए, एकदम क्वेश्चन के फॉर्म में मिले, जो कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछती है यूनिवर्सिटी उस तरह से मिले, तो आपको एकदम बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो आराम से देख लीजिएगा तो यूनिट 1 आपका कंप्लीट। इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है यूनिट 1 को लेकर। यूनिट 2 भी इसी तरह से हम लोग मैराथन करा के कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बिना विलंब के चीजों को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर जरूर कीजिए। तो पहला सवाल आपके दिमाग में होना चाहिए, भारतवर्ष की अवधारणा के बारे में जो समझ आपको रखना है, यानी आपको समझना यह है कि भारत जो है, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ये भूगोल पर कैसा दिखता है, यानी मैप पर कैसे दिखता है। तो पहले मैप पर इसका दर्शन कीजिए, फिर इसके बारे में कंसेप्ट समझाएंगे। तो पहली बात देखिए, भारत जो है, हमारा देश भारत, ये मैप पर इस तरह दिखता है, या कहें तो इस तरह दिखता है। ठीक है, जो कि आप देखिएगा मैप चार्ट आप देखेंगे तो वहां पे भारत इसी तरह आपको बना हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो भारत हमारा देश है ना, ये आप देखिएगा विश्व में इसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी भारत में ही विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। दूसरी बात, एक देखिए ये सब कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत के पास लैंड जो है ना, पूरे विश्व का 2.42% ही भूमि है इसके पास, यानी कि 2.42% ही भूमि हमारे पास है। लेकिन हमारी जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, यानी देखिए 100% है ये पूरा विश्व, इसमें से 2% हमारे पास है, यानी 2% हमारे पास है, और इसी में 2.42% है, इसी में पूरे विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या रह रही है। तो आपको ये समझना है यहाँ से कि हमारे पास लैंड जो है बहुत बड़ा नहीं है, जितना है उसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जनसंख्या हमारे पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आप देखते हुए चलिए कंसेप्ट में, तो देखिए जो हमारा भारत है, हिंदुस्तान जिसको बोलते हैं, या इंडिया जो भी बोलते हैं, आप जितने भी नाम से जाने उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ये समझिएगा कि भारत जो है, इसका आखिर कैसे कैसे लोकेशन है उसको समझिए। हमारा देश भारत जो है एक विशाल देश है, ये बात तो आप जान गए, देख ही लिए अभी। यहाँ की भूमि जो है ना, पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूल है, यानी कि यहाँ की भूमि है या पर्यावरण जो है, यहाँ पे रहने वाले लोगों के अनुकूल है। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि क्या विश्व में कैसे ऐसा भी जगह होगा कहीं जहाँ पे कोई रह नहीं सकता है? तो बिल्कुल ऐसे भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं रह सकते, चूंकि वहाँ का पर्यावरण या वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से। लेकिन हमारे देश का पर्यावरण और इन्वायरमेंट, यानी जो हमारा जो कंडीशन है वो रहने लायक है, इसीलिए हम लोग यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे देश में पर्वत, पठार, झरने, नदी सभी चीजें मौजूद है, जो कि आप जानते हैं, गंगा नदी, यमुना, सिंधु, सतलज, ये सब का नाम आप सुने होंगे। तो ये जो नदियां हैं हमारे देश में, ये मौजूद है। झरने भी मौजूद हैं, यानी यहाँ पे झरना भी है बहुत तरह का। फिर देखिए नदी है, झरना है, पठार है। पठार में आप जानते हैं प्लेटू जिस उसको बोलते हैं ना, जो कि आप देखिएगा जैसे ये होता है पहाड़, ये पर्वत है,
जैसे हिमालय पर्वत का नाम सुने होंगे, ये हिमालय पर्वत भी है। पठार जो दक्षिण में हमारा जो पठार है ना, दक्षिण का पठार जिसको बोलते हैं साउथ इंडिया में, तो ये भी हमारे यहाँ है। तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा कि हमारे देश में पठार और जो पर्वत है सब कुछ है यह, ठीक है। यह विशाल देश लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि हमारे देश का क्षेत्रफल आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा देखिए सर 32,63,000 दो माफ कीजिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारा देश का क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत जो है ना, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। जैसे कि कर्क रेखा क्या है हम आपको समझा दें तुरंत, एकदम शॉर्टली आप समझिएगा। ये ज्योग्राफी का ऐसे टॉपिक है बट हम आपको समझा दें। कर्क रेखा जो है ना भारत से ऐसे होकर गुजरती है, ठीक है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि एक देखिए गुजरात है, दूसरा आपका राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा जो है आपको बता दें छत्तीसगढ़ है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब है। तो ये सभी 8 राज्यों से होकर ये हमारा देश से बीचों बीच होकर ये कर्क रेखा गुजरता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरी चीजें ये ध्यान में रखेंगे आप, जो कि अभी हम आपको समझा भी देते हैं, वो है कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। जो कि भारत का उत्तर वाला इलाका है वहां पे विशाल हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। हिमालय पर्वत के ठीक नीचे विशाल उत्तर का मैदान है। उसके बाद देखिए उत्तर मैदान के ठीक नीचे आप जाइएगा तो दक्षिण का पठार मिलेगा, और फिर पूर्वी और पश्चिमी तट घाट मिलेगा। उसके बाद दक्षिण के हिस्से में ये सब मौजूद है। भारत तीन तरफ से जो है ना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। अब इसको देखिए एकदम मैप में समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा एरिया जो भारत का है ना, ये देखिएगा हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पे हिमालय पर्वत है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये जो इलाका है जिसको डॉट डॉट किए ग्रीन से, ये उत्तर का विशाल मैदान है। यानी कि भारत के ऊपर सबसे उत्तर में, यानी कि जहां पे आप देखिएगा जम्मू कश्मीर है, ये सब इलाका है, वहां पे आप देखिएगा क्या है, भारत का उत्तर में सबसे ऊपर में हिमालय पर्वत है। उसके नीचे आप देखिए जैसे आइएगा उसके नीचे तो यहाँ पे एकदम देखिएगा उत्तर का विशाल मैदान, यानी विशाल मैदानी इलाका है। जैसे बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, ये सब क्या है, मैदानी इलाका है, ठीक है। यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे आप देखिएगा क्या होता है, यहाँ खेती होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इलाका जो है प्रायद्वीपीय पठार, यानी दक्षिण का पठार जिसको बोलते हैं, ये है, ठीक है। इसका निर्माण के बारे में कहा जाता है, इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था, ठीक है। और तो ये पठारी इलाका है। यहाँ पे देखिएगा आप कपास वगैरह की खेती बहुत ज्यादा होती है। फिर ये इलाका देख रहे हैं आप, ये पश्चिम तटीय मैदान है, और उसके बाद पूर्व तटीय मैदान ये वाला है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है भारत का, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, अपने आंसर लिखते हुए इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा, कटेगा नहीं। देखिए भारत से कई नदियां होकर गुजरती है, जैसे सिंधु नदी उत्तर में है। फिर मैदानी भाग में जैसे जाइएगा तो गंगा नदी है, यमुना नदी है। भारत के दक्षिण में कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और महानदी जैसी नदियां बहती है। तो 5-6 नदियों का नाम बता दीजिए। तो देखिए भारत की जो सिंपल अवधारणा है, यानी भारत हमारा देश खूबसूरत जो इतना है, वो कैसे दिखता है नहीं दिखता है, उसके बारे में आपको चर्चा करना होगा। अब देखिए भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, इसको भी जान लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हम आपको पहले बताए। अब देखिए इसमें एक चीज और कंसेप्ट याद रखिएगा कि भारत के उत्तर जो उत्तरी पॉइंट है ना भारत का, वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ठीक है। उसी तरह नॉर्थ जो है, माफ कीजिएगा, साउथ जो इसका पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, ठीक है, उसको कन्याकुमारी बोलते हैं। यानी कि बोलिए कि आपको हम पूछें कि आपके घर का सबसे उत्तरी कोना क्या है, तो आप बताइएगा ना। ठीक वैसे ही भारत का उत्तर में सबसे उत्तर में उसको इंदिरा कौल बोलते हैं, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में स्थित है। उसी तरह कन्याकुमारी जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। उसके बाद देखिए गोरमोता जो है ये पश्चिम में, इसका भारत का पश्चिमी तट है, ठीक है, गोरमोता, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में स्थित है। और उसके बाद देखिए किविथु जो है ये भारत का पूर्वी तट है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, यह पूरब में स्थित है, ठीक है। ये भारत का बाउंड्री है, इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत उत्तर से पूरब कितना डिग्री देशांतर में विस्तृत है और अक्षांश रेखाओं में विस्तृत है, इसको ध्यान में रखिएगा। अक्षांश और देशांतर रेखा को समझा दे 1 मिनट में। ये मान लीजिए ग्लोब है, इसके अक्षांश रेखा वो होता है ना जो कि इस तरह से लेटी हुई आपको दिखे, जो विषुवत रेखा के समानांतर खिंची हुई होती है ग्लोब पर, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। और अक्षांश रेखा अगर देखिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर
इसका अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, लगभग 30 डिग्री का इसका देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। तो देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार दोनों ध्यान में रखना है, इससे सवाल कभी कभी पूछ देता है तो फंस जाइएगा वहां, ठीक है। अब देखिए, अब आपका दूसरा जो टॉपिक है, यहाँ पे पहले आपको सिलेबस दिखा दें, वो है भारत के पर्याय। ये जो क्वेश्चन है ना, भारत के पर्याय की अवधारणा को स्पष्ट करें, अब उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़े क्या, भारत की समझ, इसको पढ़ा दिए। अब भारत के पर्याय को पढ़ाएंगे और अंतिम में स्रोतों का सर्वेक्षण करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, स्रोतों का सर्वेक्षण, ठीक है, अंतिम में करेंगे। उसी में, इसी टॉपिक में कंक्लूड होगा ये वाला, ये टॉपिक 5 और 1 जो टॉपिक है, 5 नंबर और 1 नंबर एक साथ करेंगे। पहले भारत के पर्याय को देख लीजिए, तब वहां से कंसेप्ट आपका और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए पहले समझिए, भारत के पर्याय का मतलब होता है भारत के विभिन्न नाम। यानी आपको पूछे कि आपका नाम मान लीजिए कि रोहित है, तो आपको बोलेंगे आपके नाम का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप बोलिएगा ना रोहित का मतलब ये वो लनफन जो भी होता होगा, आप बताइएगा। मान लीजिए कोई लड़का का नाम कमल है, तो उसको पूछा जाए कि भाई तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, तो वो बोलेगा ना कमल मतलब होता है जलज। जलज का और पर्यायवाची क्या होता है, पंकज होता है, सरज होता है, मतलब सरोज होता है, ये सब वो बता सकता है, जलज पंकज ये सब होता है ना कमल का पर्यायवाची, तो वो अपने बारे में बताएगा। ठीक वैसे ही हर एक चीज का अपना अपना नाम होता है, अपना अपना पर्यायवाची नाम होता है। ठीक वैसे ही भारत का भी पर्यायवाची नाम है, पर्याय है, तो उसको अब देखना होगा। इसका मतलब ये होता है ना बच्चों, आपको सीधा समझाए, आपका नाम मान लीजिए राम है, मान लीजिए ये आपका नाम है, लेकिन आपके घर वाले थोड़ी आपको हर हमेशा राम राम कहते होंगे। आपको कभी कभी क्या बोलते होंगे, कभी बोलते हैं नूनू बोलते होंगे, कभी बाबू बोलते होंगे। ठीक वैसे ही भारत को भी समय समय पर अन्य नामों से जाना गया है या जाना जाता था, तो उन नामों को अब पढ़ना पड़ेगा, यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे देश भारत का नाम हिंदू मान्यता के अनुसार पौरव वंश के जो राजा है भरत ना, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यानी कि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हमारे देश का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है, तो इसके रीजन ये बताए जाते हैं हिंदू धर्म में कि देखिए पौरव वंश का राजा था भरत, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। यहाँ रहने वाले लोगों को भारत का संतान कहा जाता है, ठीक है, या भरत का संतान कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पहला तो नाम यही है, भारतवर्ष इसका क्यों पड़ा, तो पहला यही कंसेप्ट है कि भाई भाई देखिए, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि हमारे देश के एक राजा होंगे पौरव, उन्हीं के पौरव वंश के, उनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ गया, ठीक है। दूसरा है जैन मान्यता के अनुसार, यानी जैन धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि जिस भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा ना, वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे, ठीक है। यानी ऋषभ देव, आप देखिएगा जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, उसके पहले तीर्थंकर जैन धर्म के जो है वो ऋषभ देव हैं। तो ऋषभ देव के बेटे का नाम था भरत, उन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये कौन बोलते हैं, ये जैन धर्म को मानने वाले लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में सबसे पहली बार भरत नाम का उल्लेख है। ऐसा मान्यता है कि यही भरत नाम के राजा के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी ऋग्वेद आप जब पढ़िएगा, वेद 4 हैं, आपको बताएंगे अभी तुरंत, तो उसमें जो है ना भरत नाम के एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है, या राजा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो उसी के नाम पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए आप एक कंसेप्ट सेट कीजिए कि हमारे देश का नाम कई एक है, जैसे भारत है, इंडिया है, आर्यावर्त है, बहुत तरह का नाम है, भारतवर्ष है। तो देखिए कहाँ पे क्या चीज का डिस्कशन है, या कि जहां कहाँ पे किस चीज की चर्चा की गई है, उसको ध्यान में रखना होगा। ऋग्वेद आप पढ़िए, तो उसमें भारत शब्द आता है, भरत राजा के नाम पर इसका चर्चा किया गया है। हिंदू धर्म में बोला जाता है कि जो है पौरव वंश के एक राजा थे भरत, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जैन धर्म में बोला जाता है कि देखिए भाई ऋषभ देव का बेटा जो है भरत था, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब देखिए अगला और भी कुछ कंसेप्ट है, उससे पहले भारत के कौन कौन नाम है उसको देख लीजिए। तो भारत को देखिए विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला है भारत ही है, दूसरा आर्यावर्त है, फिर इंडिया है, उसके बाद देखिए जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, हिंदुस्तान है। इतने नाम से भारत को जाना जाता है। अब आपको भारत के बारे में बता दिए कि भारत क्यों इसका नाम पड़ा, वो सब तो हम बता दिए कि कहाँ कहाँ पे इसका डिस्कशन था, इसी वजह से कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी कोई नाम पड़ा, तो वो कहाँ पे उसका चर्चा है। तो अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जो है ना जम्मू द्वीप मिलता है। यानी अशोक के अभिलेख और पुराण में ना हमारे देश को जम्मू द्वीप के नाम से मतलब पुकारा गया है, या उसको संबोधित किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। आखिर जम्मू द्वीप को क्यों बोला जाता था,
जैसे कि भारत का नाम भारत पड़ा, इसके पीछे का रीजन हम बताए कि भरत नामक कोई राजा था, उसी के नाम पर ये हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। ठीक वैसे ही जम्मू द्वीप इसको क्यों बोला जाता है, ये सवाल आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो देखिए बाबू, जम्मू द्वीप इसलिए बोला जाता है ना, अशोक के समय में जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा होता था, जिसको जम्बू बोलते थे, ठीक है। तो जम्मू के पेड़ होने की वजह से इस क्षेत्र के लोगों को वो जम्मू द्वीप बोलने लगा लोग। जो बाहरी लोग होगा, जैसे कि मान लीजिए अशोक है, अशोक के समय में उसका शासन तंत्र चल रहा है, तो हमारे देश में बहुत से जामुन के पेड़ थे। जो बाहरी लोग थे, वो जो मतलब अशोक के राज्य से बाहर के थे, तो वो बोलते थे कि जम्मू द्वीप का राजा है अशोक। तो इसीलिए अशोक ने अपने अभिलेख में उसका चर्चा भी किया कि हमारे देश का नाम जो है जम्मू द्वीप है, ठीक है। दूसरा बात देखिए, पुराण में भी इस बात की चर्चा है कि हमारा देश का नाम जो है जम्मू द्वीप है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पुराण में भी इसका चर्चा है जम्मू द्वीप का, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतवर्ष जो हमारे देश का नाम पड़ा, उसके बारे में कहां से जानकारी मिलती है पहली बार, तो खारवेल जो है ना, चेदी वंश का शासक है खारवेल, उसका एक अभिलेख है हांथी गुफा अभिलेख, जिसको हांथी गुफा अभिलेख बोलते हैं। इसी अभिलेख में, खारवेल के इसी अभिलेख में जो है ना, हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द की चर्चा है, जिसका अर्थ होता है ना भरतों का देश, यानी यहाँ के रहने वाले लोगों का देश। यानी भरत वो थे, राजा थे, उन्हीं के रहने वाले जो उनके जो संतान है, यानी कि उनका जो बच्चा है, या फिर उनके जो देश में रहने वाले लोग हैं, उसी के देश को बोला गया भारतवर्ष, ठीक है। यानी आप सीधा समझिए, जम्मू द्वीप हमारे देश का नाम पुराण और अशोक के अभिलेख में था, और भारतवर्ष हमारे देश का नाम कहां पे था, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहली बार चर्चा किया गया। ये क्वेश्चन बच्चों पूछ दिया था कि बताइए कि भारतवर्ष जो हमारे देश का नाम है, वो किस अभिलेख में इसकी चर्चा है, तो ये है किसमें, तो आपको ध्यान में एकदम हर हमेशा रखना है, वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहली बार जो चर्चा है ना, ईरानियों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तान जो वर्ड है ना, इसका सबसे पहली बार चर्चा ईरान के लोगों के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित उल्लेख जो है ना, पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। यानी एक प्रदेश, जैसे बिहार प्रदेश है, एक प्रदेश है, यानी एक राज्य है ना, उसी तरह देखिए झारखंड भी एक राज्य है, उसी तरह मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। ठीक वैसे ही शुरुआत में भारत भी एक राज्य के रूप में था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अष्टाध्यायी जो पाणिनि की रचना है, संस्कृत में लिखी गई है, वो व्याकरण पर रचना है, उसमें भी हमारे देश का नाम क्या है, एक प्रदेश के रूप में भारत ही उसका चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूनानियों ने इस देश को इंडिया कहा है। ये याद रखिएगा, किनके द्वारा भारत को इंडिया कहा गया है, तो वो यूनानियों के द्वारा, यानी यूनानी लोग जो है ना, भारत को इंडिया बोलते थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, एकदम रट लीजिए, ये सब चीजें आपको छोड़नी नहीं है, यहाँ से सवाल बनेगा। उसके बाद देखिए, भारत पर सबसे पहली बार आर्यों का आक्रमण हुआ, इसीलिए यहाँ आर्य जब यहाँ आके बस गए ना, और उन्होंने हमारे देश पर शासन तंत्र चलाना शुरू किया, इसीलिए भारत को आर्यावर्त भी बोला जाता है, ठीक है। यानी आर्यावर्त का मतलब था आर्यों का देश, यानी हमारे देश का नाम एक है आर्यावर्त। तो आर्यावर्त इसलिए हमारे देश का नाम पड़ा ना, क्योंकि आप देखिएगा प्राचीन भारत में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, तो उसके बाद देखिएगा आर्य लोग, यानी वैदिक पीरियड का जब शुरुआत होता है ना, तो उस समय देखिए बहुत से बाहरी लोग, आर्यों के बारे में बोला जाता है, वो मध्य एशिया से भारत आए, उन्होंने आकर यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने के पश्चात यहाँ पे वो शासन तंत्र को चलाने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो आर्य लोग भारत आए बाहर से, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो एक नई सत्ता को स्थापित किया गया और उसको चलाने का काम किया गया, इसीलिए हमारे देश का नाम भी आर्यावर्त पड़ गया, ठीक है। तो इसको भी रट लीजिएगा। अब देखिए, इतनी चीजों को लिखने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ये कि भारत के पर्याय को लिखिए, तो इतना चीज आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना होगा, हर एक क्वेश्चन में निष्कर्ष होना चाहिए, वो लिखिएगा, तभी क्वेश्चन पूरा माना जाता है, अन्यथा वो अधूरा है, ठीक है। तो देखिए, उपरोक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जो अभी हम पढ़ाए वही चीज को लिखना। निष्कर्ष का मतलब होता है ना, अपने भाषा में जो भी चीज आपको याद है उसको लिख दीजिए 4 लाइन, ठीक है, वही होता है निष्कर्ष, सीधा यही समझिएगा। इन विभिन्न नामों से हमारे देश को प्राचीन काल से ही जाना जाता था। ये जो सभी नाम है ना, इसी नाम से हमको हमारे देश को प्राचीन समय से जाना जाता है, आज से नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2 टॉपिक खत्म हो गया। अब तीसरा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप पढ़ चुके हैं, वो है क्या, देखिए यहाँ पे भारतीय साहित्य का गौरव। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग भारतीय साहित्य का गौरव।
जिसमें वेद पहले पढ़ेंगे, फिर वेदांत, उपनिषद, महाकाव्य, जैन और बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, स्मृति जो भी है सब कुछ पढ़ेंगे। तो अब चलिए यहाँ से हम लोग भारतीय जो साहित्य है उसके गौरव को पढ़ते हैं। तो इसी को आप साहित्यिक स्रोत में लिखिएगा, ठीक है, तब वो कंप्लीट हो जाएगा सोर्स वाला। यानी कि ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये स्रोतों का सर्वेक्षण और भारतीय साहित्य का गौरव, दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता टॉपिक है, इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना है, दोनों का आंसर एक जैसा ही लिखना पड़ेगा आपको, और दोनों ही क्वेश्चन कभी आपसे पूछेगा भी नहीं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्योंकि देखिए कोई भी यूनिट आप पढ़ते हैं तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछेगा, हर एक क्वेश्चन आपसे वहां से नहीं बनेगा, ठीक है, ताकि आप जानते हैं 5-6 यूनिट आपको पढ़ना होता है हर एक पेपर में, हर एक विषय में, तो सभी यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि 1 यूनिट पढ़ लिए तो उसी से क्वेश्चन बनेगा, सेकेंड यूनिट से भी बनेगा, थर्ड से, सबसे बनेगा, ठीक है, इसीलिए सब यूनिट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब चलिए देख लीजिए, वेद किसे कहते हैं और इसके प्रकार को लिखें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको तैयारी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखिए हिंदू परंपरा में वेद को श्रुति कहा जाता है, ठीक है, श्रुति का मतलब होता है ना जो सुना जा सके, जिसको आप सुन सकते हैं, जिसको आप सुनने मतलब आप में क्षमता हो तो आप उसको सुनिएगा और उसका प्रयोग करिएगा, उसी को बोलते हैं क्या, वेद, ठीक है। वेद को अपरुषेय और निरुक्त भी बोला जाता है, यानी कि इसके बारे में कहा जाता है वेद जो है अपरुषेय है। क्यों है अपरुषेय? तो इसके बारे में कहा जाता है कि देखिए वेद को कोई इंसान नहीं लिखा है और ना ही कोई और व्यक्ति लिखा है, बल्कि इसको खुद भगवान के द्वारा लिखा गया है, यानी भगवान के बातों को वेद में संकलित किया गया है, इसीलिए ये अपरुषेय है, यानी कि इसको कोई पुरुष नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। वेदों के बारे में कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर के द्वारा वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया गया था, ठीक है, इन्हीं ऋषियों के द्वारा इस ज्ञान को विस्तार प्रदान किया गया, ठीक है। वेदों के संकलनकर्ता जो है ना वह है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अगर इतना बड़ा नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, वेदव्यास याद रखिएगा कि वेद के संकलनकर्ता कौन है, वेदव्यास जी हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वेदों की रचना जो है ना संस्कृत भाषा में की गई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और वेदों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए अब कि वेद की संख्या कितनी है, 4 है। वो कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है ना सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, यानी नया वेद है, ठीक है। यानी आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन वेद को लिखा गया, तो बोलिएगा ऋग्वेद को, और सबसे बाद में कौन वेद को लिखा गया, वो है कौन, अथर्ववेद, ठीक है। तो वेद की संख्या 4 है। अब एक एक वेद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेद किसे कहते हैं, वेद के प्रकार को लिखिए और उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। तो एक एक करके अब हर एक वेद को पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम जो आज मतलब वीडियो डाल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं आपको, तो इसमें हमारा कंसेप्ट ये है ना, सीधा फोकस ये है ना कि आपका हर एक चीज रिवीजन भी हो, आपसे जो भी सवाल बने उसको भी आप कर लें। तीसरी बात, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसके लिए आपको भटकना ना पड़े, आपको क्वेश्चन का भी पता हो कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, जो कि आप क्वेश्चन देखते जाइए, उसका आंसर हम कराते जा रहे हैं तो आपको पता चलते जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, हमको आंसर ऐसे करना है, मतलब बढ़िया से आंसर आप कैसे करेंगे वो चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को बनाने का प्रयास भी किए थे और आपको पहले भी हम इंफॉर्मेशन दे दिए थे कि हम लोग अब जो है कि वीडियो के माध्यम से आपको जल्दी से मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आगे भी और भी जितना सब्जेक्ट है ना उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, अब हमारा टेंशन है हम उसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे, लेकिन काम आपको यही करना होगा, अपने दोस्त यार में शेयर करना होगा, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। क्योंकि आप शेयर नहीं कीजिएगा तो हम कितना करेंगे अकेले, बोलिए। तो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना जो है ना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है, यानी कि 500 साल के बीच में इसको कभी लिखा गया होगा। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि इसी दिन लिखा गया, इसी तारीख को लिखा गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी भले ही है कि ये जो है ना 500 साल के बीच में लिखा गया था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वेद को लिखा गया, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया कि इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो है ना सबसे बड़ा है और दूसरा मंडल सबसे छोटा है, यानी आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद का जो 10 मंडल है ऋग्वेद में उसमें सबसे बड़ा मंडल कौन है, तो बोलिएगा 10वां मंडल है। 10 मतलब सबसे बड़ा, सीधा यही सोचिएगा। और सबसे छोटा बोले तो 1 मत बोलिएगा, 2 बोलिएगा, 1 के जगह 2 कर दीजिएगा, 1 नहीं 2 होता है, 2 सबसे छोटा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद में 2 से 7वां मंडल जो है ना, 2 से 7वां मंडल को वंश मंडल या कुल मंडल बोला जाता है, ठीक है।
इसी को यानी फैमिली बुक बोला जाता है। किसको? 2 से 7वें मंडल को। ये भी ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद की कुल शाखाएं 5 हैं, जिनमें से प्रमुख साकल और वास्कल शाखाएं हैं। ठीक है, यानी ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो 5 है। ठीक है, जिसका प्रमुख जो शाखा है साकल और वास्कल, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे एकदम कंक्लूज करके बताएं, कंक्लूजन में सीधा समझिए कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद की रचना जो है 10 मतलब 1000 ईसा पूर्व तक के बीच में हुई, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। लगभग 500 साल के बीच में कभी भी हो गया होगा, ये ध्यान में रखना है। ऋग्वेद जो है ना, इसकी 2 शाखाएं हैं, जिसको बोलते हैं साकल और वास्कल। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मेन शाखा साकल वास्कल है, 5 ऐसे ऑलरेडी है, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। उसके बाद देखिए इसमें 1028 जो है सूक्त हैं और 10 मंडल हैं, और इसके जो मंत्र है ना वो बहुत ज्यादा है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें मंत्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मंत्र कितने हैं उसमें एग्जैक्ट फिगर नहीं आपको पता चलेगा कि सही कितना है, हर एक बुक में अलग अलग उसका एविडेंस है या प्रमाण है, इस वजह से इसमें कंफ्यूजन होता है कि कितना मंत्र है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। आपसे पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, तो बोलिएगा तीसरे मंडल में। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। ठीक है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा की गई है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना, उसमें पुरुष सूक्त है उसका। ठीक है, तो उसी में यानी आपसे पूछेगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किस वेद में चर्चा किया गया है इसका, तो बोलिएगा ऋग्वेद में। आपसे पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा है, तो बोलिएगा 10वें मंडल में। आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद के मतलब 10वें मंडल के किस सूक्त में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है इसकी चर्चा है, तो बोलिएगा पुरुष सूक्त में। देखिए 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ बनेगा, और तीनों तरह से आपको तैयार रहना होगा। जितना भी डिटेल करे उतना ही डिटेल आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऋग्वेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या बोलते थे? होत्री ऋषि बोलते थे। ठीक है, यानी होत्री ऋषि जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों को गाते थे या उसका उच्चारण करते थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। ऋग्वेद आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कौन? सामवेद। साम का मतलब होता है गायन। साम जो शब्द है ना, इसका मतलब ही होता है गायन। तो मतलब जो गीत संगीत से रिलेटेड है ना, उस वेद को सामवेद बोलते हैं। इसी में आप देखिएगा सारे गामा पाधा नीसा, जो 7 सुर है संगीत के, भारतीय संगीत के 7 सुर जो है सारे गामा पाधा नीसा, यही सामवेद से लिए गए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान में रखिएगा, ये जो सामवेद है ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसके वजह से इसी वेद को यानी इस वेद को इंडिकेट करते हुए भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने वेदों में खुद को सामवेद बताया था। यानी वो बोले कि हम वेदों में सामवेद हैं। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में थोड़ा रख लीजिएगा। कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भगवान कृष्ण अपने आप को किस वेद से तुलना करते हैं अपने आप की, तो बोलिएगा सामवेद से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें 75 सूक्त हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी सूक्त हैं इसके ना, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद जो है ना, भारतीय संगीत का जनक इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। यानी गीता जो है भगवत गीता, उसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हम वेदों में सामवेद हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वेद में भारतीय संगीत का सारे गामा पाधा नीसा जो है ना, इसकी चर्चा की गई है। यानी कि आप जानते हैं भारतीय संगीत के 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधा नीसा, तो इसकी चर्चा भी सामवेद में ही सबसे पहली बार की गई है। इसीलिए कहा जाता है इसको भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है ना कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, इसमें यज्ञ से संबंधित सूक्तों की चर्चा की गई है। ये जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस वेद में यज्ञ को संपन्न करने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह किया गया है। यानी जो भी यज्ञ वगैरह होता है ना, उससे संबंधित जो भी मंत्र होते हैं ना, उसकी चर्चा इस वेद में की गई है। अतः यह प्रधानतः आचार अनुष्ठान कर्मकांड से संबंधित वेद है। यानी कि इसमें कर्मकांड से संबंधित चीजों की चर्चा की गई है इस वेद में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, मतलब इसको बांटा जाता है 2 भाग में। एक होता है कृष्ण यजुर्वेद और एक होता है शुक्ल यजुर्वेद। तो दोनों नाम याद रखिएगा कि यजुर्वेद 2 भाग में बटे हुए हैं। एक का नाम है ये कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा का है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे आप। अब देखिए अथर्ववेद। देखिए थोड़ा देखिए स्पीड है, क्योंकि ज्यादा समय ना आपका व्यर्थ करें, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड में ही करा रहे हैं क्लास को। ठीक है, इसमें ज्यादा लेट नहीं कर रहे हैं ताकि आपको सब चीज समझ भी आए,
चीजों को याद भी आप करते चलें और कम समय में आपको सारा चीज मिले। ऐसा नहीं है कि 10-10 घंटा का आपको मैराथन दे रहे हैं, कितना मैराथन देख पाइएगा आप? 10 घंटा का आपको दे देंगे तो एक भी मैराथन 1 से 2 देखिएगा, उसके बाद बोलिएगा अब नहीं होगा, आप छोड़ दीजिएगा। इसीलिए हमारा कोशिश है ना कि आपको मैराथन जो है एकदम लिमिटेड टाइम का दें और उसमें बकवासबाजी कम और कंटेंट वाली काम करें। यानी कि जो कंटेंट दें उससे क्वेश्चन पूछे तो पूछे, बस ये गारंटेड रहे, ठीक है? उसी ढंग से हम लोग तैयारी कराएंगे आपका। और ऐसा नहीं है कि उलूल-जुलूल चीज़ दे दिए और आपको याद भी नहीं हो और आप लिख भी नहीं पाएँ, ठीक है? तो उस तरह से हम काम करने वाले नहीं हैं, इसीलिए आपको एकदम एग्ज़ैक्ट चीज़ मिलेगा और जो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए अथर्ववेद आप देख लीजिए, जो अंतिम वेद है, ठीक है? इस वेद की रचना जो है सबसे अंत में की गई, इसीलिए इसको अंतिम वेद बोलते हैं या इसको नवीन वेद बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। इस वेद में जो है जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, औषधि विज्ञान, लौकिक जीवन के बारे में बहुत जानकारी मिलता है। यानी इसी में जो है ना जादू टोना के बारे में चर्चा है, चिकित्सा के बारे में चर्चा है, उसके बाद देखिए वेद मतलब इसमें देखिए चिकित्सा से संबंधित औषधि के बारे में चर्चा है, ये सब की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए अथर्ववेद में 20 कांड हैं और 731 सूक्त हैं और लगभग 6000 इसमें ऋचाएं हैं, यानी कि सूत्र जिसको बोलते हैं ना, लगभग 6000 इसमें सूत्र भी हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि सीधा बोलिए 20 कांड, 731 जो सूक्त हैं और जो है 6000 के आसपास इसमें ऋचाएं हैं। तो ये वेद जो है अथर्ववेद है, ठीक है? अथर्ववेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जादू टोना, तंत्र मंत्र की चर्चा किस वेद में की गई है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, तब आप बोलिएगा अथर्ववेद में। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा अथर्ववेद में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपसे पूछ सकता है कि भूत प्रेत, जादू टोना इसकी, तो बिल्कुल आप उसको सही कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोलेगा औषधि की चर्चा किस वेद में की गई है, तो वह भी अथर्ववेद होगा, ठीक है? आपसे बोलेगा चिकित्सा की चर्चा किस वेद में की गई है, तो वह भी अथर्ववेद होगा। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलते रहना है आगे, ठीक है? ये आपका कंप्लीट हो गया वेद। अब देखते हैं पुराण क्या है, पुराण किसे कहते हैं, ठीक है? तो आपके बारे में आपसे मतलब पुराण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछा जाएगा उसको भी बता देंगे तुरंत, रुकिए अभी थोड़ा देर। पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, पुराण मतलब होता है ना प्राचीन, पुराना जिस तरह से आप बोलते हैं ना, उसी तरह प्राचीन का मतलब होता है पुराना, यानी बहुत पहले का, ठीक है? पुराण से प्राचीन शासकों की वंशावली की जानकारी मिलती है, यानी पुराण जो ग्रंथ है ना, इससे जो प्राचीन काल के जो शासक वगैरह हुए थे उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण देखने को मिलता है, यानी पुराण में ही इतिहास से संबंधित जो भी कथाएं हैं, जो कहानी है, उसके बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है? जैसे आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़िएगा, मौर्य वंश का शासक है वो, उसके बारे में पढ़िएगा तो उसके बारे में भी जानकारी हम लोग को पुराण से मिलता है। अशोक के बारे में भी पुराण से जानकारी मिलता है। मतलब बहुत से राजवंशों के बारे में जानकारी जो है पुराण से मिलता है। कौन-कौन पुराण से किस राजवंश की जानकारी मिलती है उसको भी अभी बताएंगे, ठीक है? यानी किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? उसको याद भी रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र जो है उग्रश्रवा हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में एकदम रट लीजिएगा। पुराण की संख्या 18 मानी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा हैं, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा 18 पुराण हैं तो 18 जो है ना उप पुराण भी हैं, यानी कि उसकी शाखाएं भी है, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। 18 पुराणों में केवल 5 ही पुराण को मतलब प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है, यानी कि प्राचीन भारत को पढ़िएगा तो उसको पढ़ने के लिए ना 5 ही पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नहीं है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिए। अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो सब पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 ही पुराण पढ़ लीजिए, बात खत्म। और वो भी उसमें जो जानकारी है इतिहास से रिलेटेड उसी को, बाकी उलूल-जुलूल चीज़ों को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है? तो पुराण का मतलब आप समझ गए, पुराण जो है सबसे प्राचीन चीज़ों को जिसमें जानकारी मिलती है सबसे प्राचीन चीज़ों की, उसी को पुराण बोलते हैं। पुराण शब्द का मतलब होता है पुराना और पुराण की संख्या 18 है। इसको मतलब इसके रचयिता यानी लिखने वाले कौन है? लोमहर्ष ऋषि और उनके बेटा जो है उग्रश्रवा वही है। अब देखिए कुछ प्राचीन जो पुराण हैं उनके बारे में देखेंगे अब हम लोग, ठीक है? आपसे क्वेश्चन यह भी पूछेगा सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो वह है मत्स्य पुराण, ठीक है? तो मत्स्य पुराण में जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ये जो विश्व है ना, ये मतलब इसका उत्पत्ति कैसे हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी मत्स्य पुराण में दी गई है, ठीक है? तो उसको पढ़ना नहीं है, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक है? तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। अब देखिए कुछ पुराण है
और उस वो संबंधित किससे हैं नहीं है उनको अब देख लीजिए। तो देखिए मौर्य वंश से संबंधित पुराण जो है वो है विष्णु पुराण, ठीक है। उसके बाद देखिए शुंग वंश और सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। और गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण, ठीक है, इसको रट लीजिएगा। देखिए मौर्य ये विष्णु भगवान से संबंधित है, ऐसे जोड़िएगा। मोर जो पक्षी होता है वो किसके पास होता है, विष्णु भगवान के पास होता है, ये सोच लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए शुंग और सातवाहन। सातवाहन, वाहन का मतलब होता है ना जो कि एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाता है, तो वाहन मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना सातवाहन यानी 7 गो गाड़ी में मछली को ले जाना, इसीलिए उसको बोलेंगे क्या, सातवाहन में मत्स्य पुराण। यानी आप सोचिएगा 7 गो गाड़ी में कोई भी मछली को एक जगह से दूसरी जगह कोई भी व्यापारी लेके आता है ना, तो वो वाहन में लेके आता है, तो वही 7 गाड़ी आप सोचिएगा, ठीक है। ये जो व्यापारी मछली लाता है वो 7 गाड़ी में लाता है, इसीलिए 7 वाहन को जोड़ दीजिएगा मत्स्य पुराण से, ठीक है। और गुप्त वंश को जो है ना उसको वायु पुराण से जोड़िएगा, यानी गुप्त वंश के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन है, वायु पुराण है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। गुप्त का मतलब होता है क्या कि जो कहीं आपको नहीं दिखे, तो हवा को आप कभी देखिए, हवा को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश से संबंधित पुराण जो है वो है वायु पुराण, ठीक है। तो इसको रख लीजिएगा। अब चलिए अगले टॉपिक को देखते हुए चलते हैं। अब आखिर उपनिषद, इसके बारे में पढ़िए। वेद पढ़ा दिए, पुराण पढ़ा दिए, अब उपनिषद को देखिए उपनिषद क्या है। तो अब देखिए यहां से समझिएगा, उपनिषद जो वर्ड है ना ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है उप और दूसरा होता है निषद। उप का मतलब होता है समीप यानी निकट, और निषद का मतलब होता है बैठना, ठीक है। दोनों बात ध्यान में रखिएगा। वो ज्ञान जो कि गुरु के निकट बैठकर लिया जाता हो उसी को उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं, अगर आप हमारे सामने बैठे रहते और आप हमसे पढ़ते, तो आपको जो ज्ञान मिलता ना उसी को बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। उपनिषद का मतलब ये होता है जो कि शिक्षक के सामने बैठकर ज्ञान को लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उपनिषद वह विद्या है जो कि गुरु के समीप यानी उनके सामने बैठा जाता है और एकांत में यानी शांत जगह पर उसको ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उपनिषद में आत्मा परमात्मा जन्म पुनर्जन्म मोक्ष आदि विषयों की चर्चा की गई है। यानी उपनिषद से जो है ना आत्मा परमात्मा हो गया, जन्म पुनर्जन्म, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में बोला जाता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सभी शब्द पूछे गए हैं, यानी कि ये सब क्वेश्चन पूछे गए और उसके जवाब भी दिए गए हैं कि आत्मा क्या है नहीं है, परमात्मा क्या है नहीं है, जन्म होता है कि नहीं होता है, ये सभी चीज का इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, इसको रट लीजिए कि उपनिषद की संख्या कितना है, तो 108 है, जिसमें से आप देखिएगा इस उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये सभी जो है प्रमुख हैं, ठीक है। भारत का आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन भी बना था कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है, ये जो भारत का आदर्श वाक्य है, वो किस उपनिषद से लिया गया, ये लिया गया मुंडको उपनिषद से, ठीक है। इसको रट लीजिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद है, इसको भी रट लीजिए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद है। 2 बातें याद रखनी है कि सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, और जो है कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको उपनिषद को लेकर याद रखनी है, ये खत्म हो गया। अब देखते हैं वेदांग साहित्य क्या है। तो अब वेदांग साहित्य को देखिए, इसको समझिए और इसको ध्यान में रखिएगा। तो वेदांग साहित्य किसे कहते हैं, उसके प्रकार को लिखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, तब आपको इसी तरह से उत्तर लिखना है, ठीक है। या आपसे पूछे कि वेदांग साहित्य पर प्रकाश डालें, तो यही चीजें आपको लिखना है जितना अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए वेदों के अर्थ को सरल रूप से समझने के लिए और उसके सही उच्चारण हेतु वेदांग साहित्य की रचना की गई। यानी कि देखो वेद जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, उसके जो अर्थ हैं या जो उसमें लिखी गई बातें हैं उसको अच्छे से समझने के लिए या फिर उसको बढ़िया से सरल रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए जो लिखा गया साहित्य है ना वो है वेदांग साहित्य, ठीक है। वेदांग साहित्य में वेद को एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। यानी वेद पर ही ये लिखा गया, एक तरह से कहिए टीका है जो कि वेद को अच्छे से समझने के लिए इसको लिखा गया था, ठीक है। वेदांग साहित्य की रचना जो है ना 600 से 200 ईसा पूर्व में की गई। यानी वेदांग साहित्य कब लिखा गया, तो लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया, ठीक है। कुल वेदांग साहित्य की संख्या 6 है। अब कौन कौन है वो वेदांग साहित्य, तो अब उसको एक एक करके देखना पड़ेगा। यानी वेदांग साहित्य 6 है तो कौन कौन है, तो अब एक एक करके उसको समझिएगा। पहला है शिक्षा। तो शिक्षा जो है ना वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण
विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ, इसको जो है ना वेद का नाक बोला जाता है। यानी शिक्षा को ध्यान में रखिएगा, शिक्षा का जो एक तरह से इसको लिखने का काम किया गया, या शिक्षा जो है ना इसका निर्माण क्यों किया गया, तो शिक्षा का निर्माण इसलिए किया गया ताकि वैदिक स्वर यानी वेद जो है उसको अच्छे से पढ़ा जा सके, उसको समझा जा सके, इसीलिए शिक्षा का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसको वेद का नाक बोला जाता है, यानी नासिका बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कल्प, इसमें कर्मकांड से संबंधित नियम और कानून जो है उसको बताए गए हैं, यानी कि कैसे कोई कर्मकांड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यज्ञ कर्मकांड कैसे होता है, जो भी अनुष्ठान होता है तो वो सब कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनकी चर्चा कल्प में की गई है। और इसको लिखने वाले कोई और नहीं, गौतम ऋषि हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए कि कल्प की रचना कौन की है, तो वो गौतम ऋषि किए थे। ठीक है, उसके बाद इसको वेद का हाथ बोला जाता है, यानी कल्प को जो है ना वेद का हाथ बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। ठीक है, यानी वेद, देखिए जितने भी वेदांग साहित्य है ना उनका कोई ना कोई वेद से, वेद के मतलब शरीर से संबंध है। यानी कि आप अपना शरीर को देखिए, उसी ढंग से आप सोचिए कि हमारा शरीर वेद है और हमारे से ही संबंधित 6 वेदांग है, जैसे शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, छंद है, निरुक्त है। ये 6 जो है आपके वेदांग साहित्य हैं और इनका संबंध हमारे वेद से है, वेद के किसी ना किसी अंग से है। इसको ध्यान में रखना होगा। जैसे शिक्षा को वेद का नाक बोलते हैं, उसी तरह आपको ध्यान रखना है कल्प को वेद का हाथ बोलते हैं। उसी तरह अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या है उसको देख लीजिए 1 मिनट में। वो है आपका व्याकरण। व्याकरण को वेद का क्या बोलते हैं, व्याकरण जो होता है ना वेद का, इसको बोलते हैं क्या, इसको मुख बोलते हैं, यानी मुंह बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए व्याकरण के बारे में समझिए। व्याकरण जो है ना इसका संबंध भाषा संबंधित नियमों से है। जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, बहुत तरह का व्याकरण होता है कि नहीं, हर एक भाषा का अपना अपना व्याकरण होता है। इसीलिए कहा जाता है व्याकरण जो है ना ये भाषा से संबंधित होता है। ठीक है, जो आप बोलते लिखते हैं वो भाषा आप जो यूज करते हैं ना वो व्याकरण से ही संबंधित होता है। ठीक है, व्याकरण पर सबसे प्राचीन ग्रंथ जो लिखा गया वो पाणिनि का अष्टाध्यायी है। ठीक है, जो कि संस्कृत व्याकरण पर लिखा गया सबसे पुराना किताब है। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना है, इसको याद रखिएगा। और व्याकरण को जो है ना वेद का मुख बोला जाता है, इसको भी रट लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसीलिए। उसके बाद देखिए निरुक्त। निरुक्त क्या होता है, कलिष्ठ और कठिन वैदिक शब्दों की व्याख्या हेतु यास्क ऋषि के द्वारा निरुक्त की रचना की गई। किस ऋषि के द्वारा, यास्क ऋषि के द्वारा। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है व्याकरण की रचना कौन किए थे, पाणिनि किए थे, और निरुक्त की रचना कौन किए, यास्क ऋषि किए। और यास्क ऋषि जब इसकी रचना किए तो इसको वेद का क्या बोला गया, इसको कान बोला जाता है, यानी निरुक्त को वेद का कान बोला जाता है, यानी कि क्या, ईयर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए छंद होता है। छंद जो है ना ये पैरों से संबंधित है, यानी इसको जो है ना वेद का पैर बोला जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, पदों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई। छंद की रचना जो है पिंगल मुनि के द्वारा की गई और इसको वेद का पैर बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी ट्रिक आपको बताए थे कि देखिए छन छन की आवाज कहाँ से आती है, पैर में जब आप कोई भी पायल औरत पहनती है तो उससे छन छन की आवाज आती है ना, तो बस उसी तरह याद रखिएगा छंद यानी कि वो पैर से संबंधित है और पैर मतलब हो गया पिंगल मुनि। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों बातें यहां से क्लियर हो जाएगी। छंद जो है पैर से संबंधित है और पिंगल मुनि इसके निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्या, वह है ज्योतिष। ज्योतिष क्या है, देखिए शुभ मुहूर्त को जानने के लिए ना ज्योतिष की रचना हुई थी। अब देखिए जैसे कि आपको कोई भी पूजा पाठ करना है तो आप क्या करते हैं, पहले आप सही मुहूर्त को जानते हैं कि मुहूर्त सही है कि नहीं जिसमें हम पूजा पाठ करेंगे। कोई भी विवाह होता है हिंदू धर्म में तो विवाह के लिए बहुत जरूरी होता है कि बढ़िया मुहूर्त में हो, अन्यथा वो विवाह में कोई दिक्कत ना हो जाए, ये सब से लोग डरते हैं और इसीलिए वो बढ़िया मुहूर्त का मतलब वेट करते हैं और सही मुहूर्त पर ही विवाह वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही ज्योतिष की भी जो रचना की गई ना इसी वजह से की गई ताकि शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, शुभ मुहूर्त में यज्ञ अनुष्ठान करने हेतु, ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन करने हेतु और सही समय को जानने हेतु ज्योतिष की रचना की गई। ठीक है, यानी सीधा मतलब है कि शुभ मुहूर्त को अगर जानना है जिससे कि आप यज्ञ अनुष्ठान कर पाइए, पूजा पाठ कर पाइए, उसके बाद ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है उसको जानने के लिए और समय की गणना करने के लिए, यानी कि समय कितना हुआ नहीं हुआ, कितना वर्ष निकल गया नहीं गया, इसको जानने के लिए ना यही ज्योतिष ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, ज्योतिष पर सबसे प्राचीन जो रचना हुई है ना वो लगध मुनि के द्वारा की गई है। यानी आपसे पूछेगा ज्योतिष से संबंधित कौन मतलब ये है राइटर हैं
या विद्वान है तो बोलिएगा लगध मुनि, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका संबंध जो है ना वेद का नेत्र से है, आंख से है, यानी आंख से आप देखते हैं तो इसको बोलते हैं ज्योति, ठीक है। ज्योति से ही हम लोग आंख से किसी चीज को देख पाते हैं, इसीलिए इसको वेद का आंख बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा वेदांग साहित्य भी खत्म हो गया, 6 वेदांग साहित्य तो उसको भी हम कंप्लीट करा दिए। अब चलिए अगले साहित्य को देख लीजिए लगे हाथ। चूंकि देखिए चीजें बड़ी है, ज्यादा है, इसीलिए हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इधर उधर का, काम की बातें करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। क्योंकि स्लाइड अभी भी देखिएगा 12-13 स्लाइड बचा हुआ है, यानी अभी भी अगर हम ढंग से पढ़ाएंगे तो अभी अच्छा समय आपका लगेगा, ठीक है। इसीलिए आपको एकदम इत्मीनान से बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ पर प्रकाश डाले, आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा, तब इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिएगा और उसके बारे में और भी बताना होगा ये कि कौन वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो देखिए ब्रह्म जोड़ यन, यही 2 वर्ड से मिलकर ब्राह्मण बना है, ठीक है। ब्रह्म का मतलब होता है यज्ञ और यन का मतलब होता है व्याख्या, जिसमें यज्ञ की व्याख्या हो उसी को ब्राह्मण बोलते हैं। यानी कि वो ग्रंथ जिसमें यज्ञ के बारे में जानकारी आपको मिलती है उसी को ब्राह्मण बोलते हैं, अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है, ठीक है। ब्राह्मणों को वेद का परिशिष्ट बोला जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मण को जो है ना वेद का परिशिष्ट बोलते हैं। परिशिष्ट का मतलब होता है आगे का पन्ना, यानी आगे का पेज, एक तरह से यही समझिएगा, ठीक है। इसमें वेदों की व्याख्या गद्य में की गई है, ठीक है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ और उनके वेद से जो संबंध है उसको बताते हुए चलते हैं। जैसे आप 4 वेद पढ़े हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी तरह इन चारों वेदों का कुछ ना कुछ कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ जरूर है। हो सकता है किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 भी होगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तब इसी तरह के सवाल वहां पे बनते भी हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसलिए ध्यान में रखना होगा क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसे सवाल बने हुए हैं, और अगर आप गलती करके जाइएगा, आप नहीं पढ़ के जाइएगा तो ऐसे सवाल नहीं बना पाइएगा, ठीक है। तो देखिए 8 ब्राह्मण ग्रंथ ग्रंथ के बारे में बताएंगे और वो चारों वेद से संबंधित होगा, ठीक है। कोई ना कोई वेद से वो संबंधित होगा। जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिक ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से संबंधित है। आपसे पूछेगा ऐत्रेय और कौशिक ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो बोलिएगा ऋग्वेद से, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचविश, षड्विश और जेमिनी, ये सामवेद से संबंधित है, ठीक है। पंचविश, षड्विश, जेमिनी, ये सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी सामवेद का 3 ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन कौन? पंचविश, षड्विश, जेमिनी। ऋग्वेद का 2 है, ऐत्रेय, कौशिक, ठीक है। उसके बाद देखिए तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद से संबंधित है। यानी कि तैत्रीय और शतपथ ये ब्राह्मण ग्रंथ किससे है? यजुर्वेद, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद से है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि कौन ऐसा वेद है जिसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि कौन है, तो वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसको रख लीजिएगा। अब अगले टॉपिक को देखते हुए चलिए, ये ब्राह्मण ग्रंथ खत्म हो गया। अब देखिए आरण्यक ग्रंथ को देखिए। आरण्यक ग्रंथ पर आपको पूछ सकता है कि उसके बारे में बताइए या उसके ऊपर प्रकाश डालिए, तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आरण्यक का मतलब, ये जो वर्ड है आरण्यक ना, ये 2 शब्द से मिलकर बना है, अरण्य प्लस यज्ञ। यज्ञ इसका मतलब होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल और यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान। जो ज्ञान जंगल में बैठकर प्राप्त किया जाता है उसी को आरण्यक बोलते हैं, ठीक है। इसको रख लीजिएगा कि आरण्यक आखिर किसको बोलते हैं, तो वो ज्ञान जो कि जंगल में बैठकर हम लोग ग्रहण करते हैं ना, उसी को आरण्यक बोलते हैं, ठीक है। आरण्यक में जो है मंत्रों का गूढ़ और रहस्यवादी अर्थ बताया गया है, ठीक है। यानी कि मंत्र जो भी दिए गए हैं इसमें ना, उसको गूढ़ रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसका पाठ एकांत और वन में बैठकर ही किया जाता है, ठीक है। आरण्यक का जब भी पाठ किया जाता है या पढ़ा जाता है इसको, तो एकांत या एकदम खाली जगह पर बैठकर पढ़ा जाता है, ठीक है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। यानी आपको तुरंत बताया कि आरण्यक का मतलब ही होता है जिसे जंगल में हम लोग पढ़ते हैं और उससे हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसी को बोलते हैं आरण्यक। और ये ज्ञान जो है ना हर हमेशा जंगल में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण आरण्यक भी हैं, तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन महत्वपूर्ण आरण्यक है। तो अब एक एक करके उसको भी देख लीजिए, वो आरण्यक कौन कौन है। तो पहला है ऐत्रेय आरण्यक, दूसरा कौशिकी आरण्यक, तीसरा तैत्रीय आरण्यक, मैत्राणी आरण्यक, बृहदारण्यक, उसके बाद देखिए तलवाकार आरण्यक, उसके बाद छांदोग्य आरण्यक, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे बड़ा आरण्यक कौन है, वो है बृहदारण्यक, ये वाला, ये सबसे बड़ा आरण्यक है, ठीक है। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बृहदारण्यक जो है ये सबसे बड़ा है, और उसके बाद आपको ये भी अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो वह भी बोलिएगा आप क्या, बृहदारण्यक उपनिषद। वहां पे उपनिषद लगाना है, यहाँ आरण्यक, यानी कि बड़ा दोनों का कौन है, बृहदारण्यक की है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे।
आरण्यक यहाँ पे खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक को देखते हुए चलिए। अगला टॉपिक है महाकाव्य। यानी देखिए साहित्यिक स्रोत जो आप पढ़ते हैं, यानी कि प्राचीन भारत में साहित्यिक स्रोत जितने भी है ना, उसको एक जगह कंक्लूजन के रूप में हम आपको डाल दिए हैं, ठीक है। यानी यहाँ से देखिएगा आपसे कोई भी सवाल बाहर नहीं होगा। यानी कि जब भी आप रामायण महाभारत लिखिएगा तो इसी तरह से लिखना है, जो भी वेद लिखिए इसी तरह से लिखिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन जो भी पूछेगा ना, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हमको लगेगा कि और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, और भी चीजें अगर इसमें इंक्लूड करनी हो या जोड़नी हो, तो हम लोग अगले वीडियो में अगर हमको लगेगा कि कुछ और पढ़ा देते तो और अच्छा रहता, तो उसको अंतिम में एक बार और करा देंगे, ठीक है। बाकी जो हम करा दे रहे हैं वो एकदम पर्याप्त है, इतना पढ़ के जाइएगा खाली, तो आप यकीन मानिए एकदम बढ़िया से एग्जाम आपका जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए महाकाव्य ग्रंथ कौन कौन है उसको देखिए। वैसे पहले देखिए महाकाव्य होता क्या है। वैसा ग्रंथ जो अपने दौर को प्रभावित तो करे ही, लेकिन आने वाले दौर को भी प्रभावित करता है, उसी को महाकाव्य बोलते हैं। उसी को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि आप देखिए रामायण बहुत पहले लिखा गया, लेकिन आज भी हम लोग पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं या उसको उसका सीरियल देखते हैं। क्यों देखते हैं पता है? उसका रीजन है कि महाकाव्य रामायण भी है, महाभारत भी है। इससे हम लोग को बहुत चीज सीखने को मिलता है, हम लोग को नई नई चीजें जानने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग रामायण महाभारत को पढ़ते हैं, जानते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि महाकाव्य वो ग्रंथ होता है ना, जो अपने समय यानी जब वो लिखा गया उस समय तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा ही, लेकिन बाद में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है समाज के लिए, उसी को बोलते हैं महाकाव्य, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ग्रंथ जो अपने समय के साथ साथ आने वाले समय को भी प्रभावित करे ना, उसी को महाकाव्य ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। भारतीय साहित्य में दो महाकाव्य ग्रंथ की रचना की गई, जिसमें एक होता है रामायण और दूसरा है महाभारत। ये दोनों को पढ़ना होगा, आपके सिलेबस में दिया है कि दो महाकाव्य आपको पढ़ने हैं, रामायण और महाभारत। जब भी आप लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर ना, अगर आपसे बोल दे कि रामायण के ऊपर टिप्पणी कीजिए या प्रकाश डालें, तो आप उसको लिखने से पहले यही बताइएगा कि रामायण जो है ये महाकाव्य है, और महाकाव्य उस ग्रंथ को बोलते हैं जो कि अपने समय को प्रभावित करे ही, बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित करे, उसी को महाकाव्य बोलते हैं, ठीक है। और उसमें आप बोलिएगा कि रामायण जो है ये हमारा महाकाव्य है और महाभारत भी हमारा महाकाव्य है, और उसके बाद आप रामायण के बारे में लिख दीजिएगा, तो आपका वो उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए रामायण के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आप देख लीजिए। पहले महाभारत या रामायण देखिएगा। चलिए पहले रामायण ही देखते हैं हम लोग। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। हाँ, रामायण ही देखिए पहले। तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। रामायण में जो है 2400 श्लोक हैं, ठीक है। इसीलिए 2400 श्लोक होने के कारण इसको चतुर्विंशति संहिता बुलाया जाता है, ठीक है। चतुर्विंशति संहिता बुलाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि किसको चतुर्विंशति संहिता बुलाया जाता है, तो वो रामायण को, ठीक है। रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 2400 श्लोक हैं। माफ कीजिएगा, हम 1400 बोले थे क्या? अब हमको याद नहीं है, आप बता दीजिएगा, बट 2400 श्लोक हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। इसका संकलन अंतिम रूप से गुप्त काल में 400 ईसा पूर्व के आसपास किया गया, ठीक है। रामायण को पंचम वेद भी बुलाया जाता है, यानी इसको 5वां वेद के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें श्लोक की संख्या 2400 है, और इसका जो मतलब लिखने का काम किया गया है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ, और ये जो है अंतिम रूप से गुप्त काल में इसका संकलन हुआ, अंतिम रूप से लिखा गया इसको, ठीक है। रामायण जो है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको वेद का पंचम मतलब 5वां वेद बोला जाता है इसको, ठीक है। रामायण में 7 कांड है। उसके बाद देखिए लंका कांड जो इसका रामायण का है वो बहुत बड़ा है। अब देखिए रामायण से सोचिएगा कि राम भगवान की कहानी पढ़े, या फिर सीता मैया की कहानी पढ़े, या फिर आप सोचिएगा कि हनुमान जी की कहानी पढ़े, तो वो नहीं पढ़ना है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको संस्कृत नहीं पढ़ना है, आपको इतिहास में उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको धर्म से रिलेटेड चीजों को इसमें नहीं पढ़ना है, खास करके इतिहास में नहीं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप उन्हीं चीजों को पढ़िए जो जरूरत है आपके एग्जाम को लेकर। बाकी पढ़ने के लिए दुनिया जहान है, आप पढ़ते रहिए अपना अलग से, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अब आ जाइए रामायण के बाद महाभारत को देख ले। महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा की गई। देखिए रामचरितमानस को भी ध्यान में रखिएगा, उसकी रचना तुलसीदास किए थे, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखिए वेद व्यास के द्वारा क्या लिखा गया, महाभारत लिखा गया। इसमें 18 पर्व हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा कि महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए महाभारत में शक, हून और देखिएगा पारसिक आदि जातियों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी शक जो थे ना,
वो विदेशी थे, ठीक है, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनके बारे में जानकारी मिलता है। हून जो आक्रमणकारी हैं उनके बारे में जानकारी मिलता है। पारसी जो विदेशी लोग हैं उनका जो आक्रमण भारत पे हुआ उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो ये जो है ना महाभारत में इन चीजों का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाभारत के में 18 पर्व हैं, जिनमें शांति पर्व जो है सबसे बड़ा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा महाभारत में जो पर्व है उसमें सबसे बड़ा पर्व कौन है, तो शांति पर्व है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। महाभारत में वर्णित है कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के विषय में जो हर जगह है वो तो यहाँ है ही, लेकिन जो कहीं नहीं है वह भी इसमें लिखा गया है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष इनके बारे में जहां भी डिस्कशन किया गया है, कोई भी अगर अलग ग्रंथ है उसमें चर्चा है तो उसकी चर्चा यहाँ भी है, महाभारत में भी है। लेकिन जो चीजें यहाँ पे है ना वो और अन्य जगह पे नहीं है, यानी इसमें और भी चीजों की चर्चा है धर्म अर्थ काम से संबंधित, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि जब इसमें 8800 श्लोक थे ना महाभारत में, 8800 श्लोक जब थे तो इसको बोला जाता है जय संहिता, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 24,000 श्लोक जब हुआ तो इसको बोला गया जय भारत, और जब 1 लाख श्लोक हो गया तब इसको महाभारत बोला जाने लगा। यानी महाभारत का नाम महाभारत तब पड़ा जब इसमें 1000 श्लोकों की संख्या हो गई, ठीक है, तब। ऐसे पहले इसको क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था जय संहिता, फिर जय भारत बोला गया और फिर महाभारत बोला गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसके 3 नाम है, जय संहिता, जय भारत, महाभारत, इसी को बोला जाता है। तीनों नाम एक ही चीज का है, ठीक है। तो ये हो गया महाभारत खत्म। अब चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं नई चीजों को, यानी नए चीजों में आपको पुरातात्विक स्रोत अब पढ़ना है। यानी कि स्रोत में आप साहित्यिक स्रोत जो भी था उसको पढ़ा दिए। अब देखिए क्वेश्चन पिछले बार क्या किया था कि पूछ दिया था, किसी यूनिवर्सिटी का पूछा था, हमको याद नहीं है, संभवतः बीआरएबीयू का पूछा था या फिर तिलका मांझी का, हमको याद ध्यान में नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत पर प्रकाश डाले, यानी पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे भी पूछे। ऐसे क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आप फंसिएगा और फिर आप गाली दीजिएगा हमको कि सर तो पढ़ाए नहीं, इसीलिए हम इसको भी पढ़ाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तब ये यूनिट 1 जो है पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद इसके बाद आपको यूनिट 1 में कुछ नहीं इधर उधर झांकना है, किसी की बातें नहीं सुननी है, इतना पढ़ लीजिए, बात खत्म। इसको जितना बार होगा रिवीजन कर लीजिएगा, इसको रेगुलर देख लीजिएगा 1-2 बार। और एग्जाम के टाइम में जैसे अभी आप देखे होंगे ना, तो आप जो देखे वो ठीक है, लेकिन एग्जाम जब देने जाइएगा ना उससे पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा। एग्जाम से पहले एक बार देख लीजिएगा तो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा सब चीज, ठीक है, यानी कि सब चीज याद हो जाएगा आपको, ठीक। तो उस काम को भी जरूर कीजिएगा। तो अब चलिए पुरातात्विक स्रोत को जानते हैं कि आखिर पुरातात्विक स्रोत है क्या। तो देखिए जैसे साहित्य का मतलब होता है ना, किताब कॉपी जो होता है ना वो साहित्य होता है, ठीक है, यानी जो लिखा हुआ फॉर्मेट में हो, यानी कि किताब कॉपी के फॉर्मेट में जो उसको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। पुरातात्विक स्रोत उसको बोलते हैं जो कि लिखा हुआ ना हो, जैसे घर है वो लिखा हुआ है क्या, नहीं है। अगर मान लीजिए घर पे कुछ लिखा हुआ है तब वो हो गया पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। जैसे बिल्डिंग वगैरह है ना उसमें कोई लिखवा देता फलाना का निवास, ऐसे होता था प्राचीन काल में कि बहुत से बिल्डिंग वगैरह बनते थे, उसके दीवारों पर बहुत चीज लिखा हुआ रहता था, राजा का नाम, राजा की पत्नी का नाम, राजा का बेटा का नाम, ये सब लिखा रहता था। इसी को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जो सिक्के वगैरह होते थे यानी कॉइन वगैरह जो होते थे वह भी पुरातात्विक स्रोत का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी प्राचीन काल में चलता था, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, अभी पढ़ाएंगे अभी हम आपको। उसके बाद अभिलेख होते थे, अभिलेख का मतलब होता है ना कि प्राचीन काल के जो राजा होते थे ना वो इस तरह से चौखुट या गोल करके एक देखिएगा पीतल का प्लेट होता था, उस पे ये लोग कुछ कुछ लिखवाते थे, यानी अपने कारीगर से बोलते थे ये मेरा नाम लिखो, इसमें जो जनता हमारे पास रहती है उसको कुछ निर्देश दो, उसके बारे में लिखो। उसके बाद ये राजा लोग क्या करते थे, कभी कभी अभिलेख ऐसे लिखवाते थे ना जो कि एगो आप देखिएगा पत्थर के प्लेट पर लिखवाते थे, यानी पत्थर पर लिखवा देते थे। उसके बाद कुछ कुछ राजा ऐसे थे जो कि आप देखेंगे टीन पर, टीन नहीं माफ कीजिएगा, तांबे पर लिखवाते थे। तो ऐसा भी काम होता था यहाँ पे। जो बर्तन होता था उस पे भी लिखा हुआ आप देखिएगा कुछ कुछ लिखा हुआ मिलता था। तो ये सब अभिलेख के ही रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे ना तो और भी बारीकी से आपका क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा वेट कीजिए। अब शुरू करते हैं हम, और अब आप समझने का प्रयास भी कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत, भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं। इसके अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, मृदभांड, चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। अब एक एक करके जब पढ़िएगा ना तो उसको आप समझ भी जाइएगा। भौतिक का मतलब जिसको आप टच कर सके, जिसको आप देख सके, उसके द्वारा
यानी उसी एविडेंस के द्वारा जब इतिहास को पढ़ा जाता है ना, उसी को पुरातत्व बोलते हैं। ठीक है, सीधा बात ये हो गया। जिसको जैसे घर है उसको आप टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, आपके अगल बगल में घर होगा तो उसको आप देखते हैं कि नहीं। उसी तरह आप देखिए सिक्का है, पैसा जिसको बोलते हैं, उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उससे कोई सामान खरीद सकते हैं। तो ये भी अभिलेख का ही मतलब एक तरह से पुरातत्व का ही काम करता है। अभिलेख है, अभिलेख के बारे में अभी तुरंत बताए ही थे, उससे आपको उस दौर के राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो चीजें होती है, इससे आपको इसी को मतलब पुरातत्व बोलते हैं। ये सभी चीजें जैसे देखिए अभिलेख है, सिक्का है, मृदभांड है, चित्रकला है, ये सब चीज जो है ना, ये अभिलेख यानी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कौन है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको रट लीजिए। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसको रट्टा मार दीजिए, एकदम छोड़ना नहीं है कोई भी चीज को, कि अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो एपिग्राफी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला टॉपिक समझिएगा। अब देखिए अभिलेख को यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए पुरातत्व का जन्मदाता कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये क्वेश्चन देखिए जो चीज हम रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है, पुरातत्व के जन्मदाता। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए अभिलेख को देख लेते हैं, कुछ कुछ अभिलेख को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभिलेख से तात्पर्य किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेखन से है। यह उत्कीर्ण लेखन पत्थर का पर या काठ पर या धातु पर या हाथी दांत पर या ईंट पर या मृदभांड पर लिखा जाता था। प्राचीन काल में क्या होता था पता है, कि उस समय कॉपी कलम नहीं होता था। ठीक है, तो ये जो राजा महाराजा होते थे ना, जो अपनी जनता को कोई भी चीज बोलना चाहते थे या जनता को कोई निर्देश देना चाहते थे या हुक्म चलाना चाहते थे, तो वो क्या करते थे जानते हैं, पत्थर पर लिखवा देते थे कोई बात, या फिर हो गया मिट्टी का कोई मतलब हो गया मिट्टी का कोई स्लेब है, या बोलिए तो मिट्टी का इस तरह से मतलब मिट्टी बनवा दिए, एगो पूरा एक तरह गीला मिट्टी होता है ना, उसको रख दिए और उसको सूखने दे दिया और उसको पकाकर उस पे कुछ लिखवा देते थे। तो ऐसा भी काम करते थे। ठीक है, ईंटा पर लिखवा देते थे, या मृदभांड जो होता है, मृदभांड जिसको पोटरी बोलते हैं, ये मृदभांड जो होता है ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे जो आप देखे होंगे, घड़ा उड़ा देखे हैं, घड़ा जिसमें पानी उनी रखते हैं हम लोग, तो वो मृदभांड का ही रूप है एक तरह से। तो ये सब पर ये लोग लिखवाते थे। ठीक है, तो यही अभिलेख होता था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में ना जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहली बार कौन पढ़ा था, तो वो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था। कब, 1837 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन इतना डिटेल पूछा है ना कि आप सोच नहीं सकते, अगर डिटेल नहीं कोई पढ़ा है तो आप उसको नहीं करके आ पाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम तो कोशिश यही रहता है मेरा कि आपका हर एक चीज से आपको अवगत करा दे कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा है, सब्जेक्टिव कैसे पूछा है। लेकिन जरूरत है कि आपको भी एकदम कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, उसको आप मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में आप भी रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, अब देख लेते कुछ अभिलेख को देख लीजिए। जैसे जूनागढ़ अभिलेख, ये रुद्र दामन का है। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख ये हेलियोडोरस का है। अयोध्या अभिलेख ये पुष्यमितसुंग का है। हाथी गुफा अभिलेख ये खारवेल का है। और महास्थान अभिलेख ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। इसको रट लीजिएगा कि कौन कौन अभिलेख किसका है। ठीक है, जैसे जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्र दामन का है, ये राजा का नाम है। ठीक है, रुद्र दामन जो है ये सब देखिए राजा है, यहाँ से यहाँ तक राजा है। ठीक है, और ये अभिलेख है। ठीक है, यानी अभिलेख आपको बताया ही, जो कि कोई ईंटा पत्थर कहीं भी लिखा जाता है उसी को अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, जैसे रुद्र दामन का कौन है, जूनागढ़ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ लेख किसका है, हेलियोडोरस का है। अयोध्या अभिलेख पुष्यमितसुंग का है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का है। इसी में आपको बताए थे भारतवर्ष के बारे में जानकारी मिलती है कि भारतवर्ष की सबसे पहली बार जानकारी कहाँ है, हाथी गुफा अभिलेख में। महास्थान अभिलेख किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का है। तो ये सब अभिलेख को एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिएगा। ये भी अभिलेख है, यहाँ से हो सकता है अगर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बन सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए सिक्का क्या होता है। सिक्का अब जो कि आप देखते हैं 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का जो होता है ना, उसी तरह का सिक्का इस समय भी चलता था, प्राचीन काल में भी। तो वो सिक्का के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक किसे बोला जाता है, जेम्स प्रिंसेप को बोला जाता है। ठीक है, यानी देखिए आपसे पूछेगा भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। आपको बोलेगा कि भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कौन है, तो वो जेम्स प्रिंसेप है। ठीक है, इसको रख लीजिएगा। भारत में सबसे पहली बार जो है ना, जो सिक्के हैं ना, उसको चलाने वाला कोई और नहीं, व्यापारी वर्ग के लोग थे। ठीक है, उन्होंने ही आहत सिक्के को चलाया था। आहत सिक्का वो होता था ना बच्चों, वो कैसा होता था हम बता देते। ये मान लीजिए गोल है, आहत सिक्का इसी तरह का होता था। ये गोल बना लेते थे ये लोग और इस पे ठप्पा मार देते थे, यानी कि कोई लकड़ी लीजिए उससे उस पर मोहर लगा देते थे कि ये
यहाँ का है सिक्का, ठीक है। तो इसी तरह का आहत सिक्का बनता था, और आहत सिक्का पे जो है ना मछली का आकृति, त्रिभुज का आकृति, चतुर्भुज का आकृति ऐसे बना होता था, या फिर वृत्त का आकृति, ये सब बना रहता था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद देखिए यह सिक्का जो होता है ना चांदी और तांबा का बनता था। आहत सिक्का जो होता था वो चांदी और तांबा का बनता था। इन सिक्कों पर वनस्पति, जंतु जो है, जंतु की आकृति, जीव जंतु की, उसके बाद देखिए मानव की आकृति, सूर्य की आकृति, ज्यामितीय आकार, ये सब बना होता था। यानी कि ये जो सिक्के होते थे ना, इस पर इंसान का भी आकृति बनता था, मानव मतलब जीव जंतु यानी जानवर का भी आकृति बनता था। उसके बाद देखिएगा इसी पर सूर्य का भी आकृति बनता था। ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे अभी का सिक्का आप देखते हैं, इसमें आप देखे हैं, इसमें 1 रुपया का सिक्का है, तो दूसरी तरफ आप देखिएगा कि आप देखिएगा 1 रुपया का तो सिक्का बंद हो गया, 2 रुपया का देखिएगा, उसमें देखिएगा एक तरफ और किसी का चित्र बना होगा, ठीक है। तो ये जो चित्र अभी बनता है ना वो पहले भी बनता था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस समय के आहत सिक्के को ना अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे करसापन बोला जाता था, पुराण बोला जाता था, धरन बोला जाता, सतमान बोला जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आहत सिक्के को अन्य नाम से भी जाना जाता था, वो कौन नाम है? तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिए, करसापन हो, पुराण हो, धरन हो, सतमान हो, ये आहत सिक्का का ही नाम होता था, ठीक है। तो इसको रट्टा मार दीजिए अभी से। मतलब कि आपको ध्यान में रखना है कि आहत सिक्का को करसापन हो गया, पुराण है, धरन है, सतमान बोला जाता था, ठीक है। तो अब देखिए सिक्के में और चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, चूंकि छोड़ना नहीं है। भारत में सबसे पहली बार जो इंडो ग्रीक शासक है ना, मिनांडर, उसी के द्वारा सिक्का चलाया गया था सोने का, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो चलाया था वो कुषाण वंश के शासक जो है उनके द्वारा चलाया गया था। यानी कि कुषाण वंश के जो राजा हुए ना, उन लोगों ने सबसे शुद्ध यानी बढ़िया प्योर सोने का सिक्का चलाया था, ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो भारत में चले हैं ना वो गुप्त काल में चले हैं, यानी गुप्त वंश के जो शासक हुए उनके द्वारा सबसे ज्यादा सोने का सिक्का चलाया गया था भारत में, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे आप, इसको भूलिएगा मत। सबसे ज्यादा शीशे का सिक्का जो है, शीशे का यानी कि अब जो शीशा देखते हैं जिससे बोतल वगैरह बनता है, उसका सिक्का जो है ना सबसे ज्यादा कौन चलवाया था? सातवाहन वंश के शासक चलवाए थे। सोने के सिक्के को दिनार बोलते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था कि सोने के सिक्के को क्या बोला जाता है, तो दिनार बोला जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भारत में सबसे पहली बार सिक्का जो चलवाया सोना का वो मिनांडर चलवाया था। और उसके बाद देखिए कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जो भी सोने के सिक्के चलाए गए वो बहुत शुद्ध होता था। गुप्त वंश के शासक जो चलवाए सिक्के उसमें बहुत ज्यादा क्या होता था जानते हैं? उसमें चित्र बना होता था, यानी कि चित्रकला का बहुत अच्छा उसमें उदाहरण प्रस्तुत होता था, यानी चित्रकला बना होता था उसमें, ठीक है। और सिक्के जो होते थे सातवाहन वंश के जो होते थे ना वो शीशे के होते थे, यानी सोना चांदी का ये लोग सिक्का नहीं चलाया, बल्कि किसका चलाया? शीशे का सिक्का चलाया था सातवाहन वंश का जो भी शासक हुआ उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। और सोने के सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे, ठीक है। तो ये भी रट लीजिए आप। अब देखिए मुहर क्या होता है। मुहर भी इतिहास में जो है ना ये प्रमुख पुरातात्विक स्रोत के रूप में इसको जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुहर मिले हैं जिससे उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मुहर आखिर होता क्या है उसको समझिए। ये देखिए, मान लीजिए आपने कभी देखा है कि गली नुक्कड़ पे आप देखिएगा कोई व्यक्ति बैठा रहता है जो मुहर छापने वाला, आपको बोलेगा हाथ में छपवा लीजिए, पैर में छपवा लीजिए, या फिर कहीं भी आपका जहां मन वहां पे छपवा लीजिए। वो छापता है, वो आपके ऊपर मतलब आपके शरीर के ऊपर चित्र वगैरह बना के ऐसे चिपका देगा, यानी छाप देगा। तो वही होता था मुहर, ठीक है। तो उस समय भी क्या होता था ना, गोल गोल जो है मिट्टी का या फिर तांबा का या फिर आप देखिए कांसा का, ये सब जो होता था धातु, उस पे ये लोग मोहर चिपकवाते थे। और इस मुहर में कुछ ना कुछ लिखा रहता था, इससे जानकारी ये मिलता था कि ये मुहर कहाँ का है, नहीं है, ये सब के बारे में जानकारी होता था। दूसरा बात, कोई भी सामान जो होता था ना उस समय, तो एक जगह से दूसरे जगह जब भेजा जाता था ना, उसमें मुहर चिपकाकर आज भी भेजा जाता है, ताकि ये पता चले कि ये सामान किसका है और कहाँ से भेजा गया है, ठीक है। तो ये काम उस समय भी होता था और आज भी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए चित्रकला क्या है। तो चित्रकला से भी प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि गंधार, मथुरा, अमरावती चित्रकला, ये सब इसमें बहुत फेमस है। अमरावती हो गया, गंधार हो गया, मथुरा चित्रकला बहुत फेमस है, ठीक है। तो अब बोलिएगा गुरु जी एक बात बताइए, चित्रकला आखिर होता है क्या? पेंटिंग आप देखे हैं अभी, तो ये पेंटिंग अभी जो बनता है ये पहले भी बनता था, ठीक है। यही है चित्रकला बेसिक रूप से। जो पेंटिंग अभी हम लोग के यहाँ बनता है वो चित्रकला का ही एक नमूना है, ठीक है। तो इसको रट लीजिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। अब आ जाइए अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वो है भवन और इमारत। जो हमारे यहाँ प्राचीन काल में भवन इमारत बनते थे वो कौन कौन होते थे, नहीं होते थे, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे। बहुत डिटेल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो
उतना ही डिटेल देना है जो कि आपके आंसर लिखने में पूरा पर्याप्त हो जाए। अब बहुत डिटेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप यूनिट 1 को ही पढ़ते रह जाइएगा और बाकी यूनिट आपका छूट गया। ठीक है, तो देखिए सबसे प्राचीन जो झोपड़ी का प्रमाण मिला है वो पेशरा जो है बिहार में है, यहीं से मिला है। ठीक है, पेशरा से मिला है। जो पेशरा है, मुंगेर के जो बच्चे होंगे ना वो उनको पता होगा कि मुंगेर के अगल बगल में ये पेशरा जगह है, वहीं से झोपड़ी का प्रमाण मिला है। झोपड़ी नहीं देखते हैं गांव में जो झोपड़ी वगैरह होता है, उसी तरह का एविडेंस सबसे पुराना मिला है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा झोपड़ी जो बनता है ना, उसका जो गड्ढा होता है, जो जैसे कि बांस उस गढ़ देते हैं हम लोग तब झोपड़ी बनाते हैं ना, तो वो जो गड्ढा होता है बांस का ना, वो वहां से मिला था। ठीक है, पेशरा से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है। कहां से? बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था हड़प्पा सभ्यता में, इसको भी रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का कुम्हरार से यानी पटना में जो रहते होंगे उनको पता होगा कुम्हरार जो है पटना में है, तो यहाँ से भी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है भवन मिला है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, ये सभी एक स्तूप है यानी कि भवन का ही यानी इमारत ही है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मंदिर भी देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मंदिर भी है जो कि इमारत के ही रूप में मंदिर भी होता है। तो जैसे अमरावती का, नहीं माफ कीजिएगा, भीतरगांव का मंदिर है, सिरपुर का मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, ये सभी मंदिर भी हैं जिससे कि हम लोग को प्राचीन काल के बारे में जानकारी मिलता है। और इसके बारे में ये जानकारी मिलता है कि ये सभी मंदिर में बहुत से मंदिर के जो दीवार होते थे ना उस पे अभिलेख लिखा होता था, राजा के द्वारा लिखा जाता था। राजा लिखवाता था कि ये कौन राजा बनवाया है, उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसके वंश के बारे में लिख देता था कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरे दादा ये थे, मेरे चाचा ये थे, ये सब भी राजा लिखवा देता था। ठीक है, मंदिर पर। तो इससे जो है ना प्राचीन काल में जो भी मंदिर इमारत ये सब है ना, इससे क्या होता है ना कि इससे ये जानकारी मिलता है कि उन लोगों को कितना नॉलेज था इसके बारे में, भवन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये आपको जो है ना ये टॉपिक बेसिक रूप से आपको थर्ड सेमेस्टर में ज्यादा समझ में आएगा। अभी बेसिक इसको जान लीजिए कि ये चीज होता था, बट थर्ड सेमेस्टर जब पढ़िएगा तब वहां पे पता चलेगा कि ये चीज कितना डिटेल और कितना एक फ्लुएंट वे में होता था। ठीक है, उसको वहां पे डिस्कस हम लोग करेंगे। उसके बाद आज ये भवन इमारत के बाद आपका खत्म हो गया, यहीं तक आपको पढ़ना था। ये आपका पूरा पुरातात्विक स्रोत खत्म हो गया। यहीं से आपका देखिएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। जब एग्जाम दे के आइएगा तब इस चीज का अनुभव होगा, अभी तो नहीं होगा, हम जानते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपको दिक्कत होगा, लेकिन यूनिट 1 में जितने क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, इससे बाहर नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो मेजर पेपर लिए होंगे बच्चे उनके लिए एक क्वेश्चन बाहर हो सकता है, तो वो होगा कौन? तो आपसे पूछ सकता है कि समय और अंतरिक्ष जो है ना उसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये वाला टॉपिक आपका जो हम छोड़े हैं, देखिए आपको अभी बता दें कौन टॉपिक। तो ये वाला समय और अंतरिक्ष की अवधारणा ये नहीं पढ़ाए हैं, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसको हम पहले पढ़ाए थे। अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको दे देंगे, आप देख लीजिएगा, अन्यथा आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग करा देंगे। जब यूनिट 2 कराएंगे तो वहां पे उसको मर्ज करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया। अब यूनिट 2 को हम लोग लेके आएंगे और जल्द ही उसके वीडियो, यानी कि अब जो है वीडियो नहीं रुकेगा, अब रेगुलर रहेगा और जल्दी से हम लोग खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर दोस्त यार में अगर नहीं शेयर किए हैं तो कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और हम भी अपनी दुगनी एनर्जी के साथ आपके साथ बैठें और आपका पूरा क्लास कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे आप स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज और, कुछ बच्चे जो है ना बोलते कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो उनके लिए एक राय है मेरा कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किए हैं तो करिए पहले। वहीं पे आपको पीडीएफ जो है फ्री में मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई 1 रुपया आपको कहीं नहीं देना है। देखिए चीजें जो है ना आपको खास करके ग्रेजुएशन में पैसा देकर नहीं पढ़ना है, कहीं भी नहीं पढ़िए, क्योंकि पैसा देके कौन पढ़ता है भाई, ग्रेजुएशन कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद अगर पढ़ना होता तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर किसी को पैसा देने का इतना ही शौक है तो आप दे दीजिए, क्या दिक्कत है, आपका पैसा आपका मन। लेकिन आपको जब फ्री में चीजें मिल रही है तो आप पैसा क्यों देना चाहते हैं? आप अपना चुपचाप पढ़ाई कीजिए ना। आपको नहीं अच्छा नंबर आएगा तब तो आप किसी को ब्लेम कीजिएगा कि हाँ नहीं ये नहीं वो नहीं। जब आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा, इसीलिए आप ईमानदारी से पढ़िए और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। और बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहें और हम भी पढ़ाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।